हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं आज की आरंभ बैच की एक और क्लास। तो आरंभ बैच आप सभी के लिए हो चुका है स्टार्ट। एसएससी जे 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच जो है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपके लिए रहेगा। एक बार क्विकली बता दूं कि इस बैच का फॉर्मेट क्या रहेगा, और आज के क्वेश्चन जो हैं वो पिछली क्लास से ज़्यादा है संख्या में। मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। टॉपिक ओरिएंटेड प्रॉपर क्वेश्चन अब सीक्वेंस में आपके लिए चलने लग जाएंगे, ठीक है आज से। तो आरंभ बैच जो है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सेशन है वो एक हफ्ते के लिए अभी यहाँ पर चल रहा है। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ आगे की प्लानिंग कि आप देख ही सकते हैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक हफ्ते एक सब्जेक्ट, वन वीक वन सब्जेक्ट का कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो एक पूरा हफ्ता एक सब्जेक्ट को हम लोग डेडिकेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस पर हम कितना लेवल अभी बना पाए हैं क्वेश्चंस और सीटीक्यू के थ्रू। फिर वहाँ से हम लोग जो नीड समझेंगे कि हमको कितनी ज़रूरत है इसकी थ्योरेटिकल क्लासेस लेने की, या कितनी ज़रूरत है कि नहीं बाकी में थ्योरेटिकल क्लासेस की नीड नहीं है, तो उसको फिर और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो इस हिसाब से अभी पहला हफ्ता चल रहा है जिसपे कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 11 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं। अच्छा, ये तो आपके रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लासेस का शेड्यूल है, बट रैंडमली कोशिश मैं करूँगा कि लाइव क्लास और ज़्यादा दिन भी रहेगी अगले वीक से, ठीक है। चलिए, तो अब वीक वन चल रहा है, 12 दिसंबर की आज ये क्लास देख रहे हैं आप लोग। और मतलब हम डे टू पर हैं। पिछले सेशन पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया था, अब आज डे टू, यहाँ से शुरुआत हो गए क्वेश्चंस के। क्वेश्चन बनाए आप, उससे पहले आज के जो टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट आपके साथ करते हैं पहले डिस्कस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाए, फिर क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। कि करंट या चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, उसको जो अपोजिशन ऑफर हो उस बॉडी की वजह से, है ना, उसको हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में जानते हैं। कैसे अपोजिशन ऑफर होता है? मेटालिक आयॉन्स जो होते हैं वो उस फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, जब उस आयॉन से उनका कोलिजन होता है तो वो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी खो देते हैं, एनर्जी लूज करते जाते हैं, और वो जो एनर्जी का लॉस है वो आपको हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता हुआ मिलता है, और ओवरऑल नेट जो आउटपुट है आपका वो रिड्यूस होता है। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे जुड़ा हुआ है भाई? तो मटेरियल की रेजिस्टेंस जो होती है इट इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड टू द टेम्परेचर। कि आप अगर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उस मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी। तो ऐसे में हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली, शॉर्ट में आपको बताता हूँ एकदम आराम से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये बताता है कि मटेरियल की टेम्परेचर में होने वाले चेंज पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। कि टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज होगा तो मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मतलब बहुत डिपेंड कर रहा है। और मान लीजिए टेम्परेचर को बहुत चेंज करने के बाद भी रेजिस्टेंस थोड़ी सी बदलती है, तो मतलब डिपेंडेंसी उसकी कम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका लो है, ठीक है। इस तरीके से समझते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। इसको अगर आपको सपोज कर लीजिए कि पीपीएम गिवन है, या मटेरियल की डेंसिटी या वेट का फैक्टर अगर गिवन है, तो फिर आपके पास एक और यूनिट बनती है पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एक यूनिट बनती है, हालांकि बहुत रेयरली इस यूनिट की जरूरत पड़ती है। आप नॉर्मली डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स के फॉर्म में ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल टू मटेरियल अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पीटीसी, जिसको कि बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरा होता है एनटीसी, जिसको कि बोलते हैं, नाम से ही आप समझ गए होंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हर मटेरियल की अलग अलग टेंडेंसी होती है, वर्किंग होती है, जिसके हिसाब से सबके कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग ZTC से डिनोट करते हैं, जिसको कि बोलते हैं ज़ीरो टेम्परेचर
कोएफिशिएंट। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं, क्या खासियत होती है? देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब ये है उस मटेरियल के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी उस मटेरियल की बढ़ जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की कम होने लग जाएगी, रेजिस्टेंस विल रिड्यूस। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि मटेरियल की रेजिस्टेंस जो होती है वो कई सारे फिजिकल डायमेंशंस के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर्मूले में आप लिखते हैं ना कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो लेंथ ऑफ अ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके साथ साथ तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी कंपोजिशन जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, ये इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होता है। हर मटेरियल में डिफरेंट होता है ये। तो अब इसका एक मेजर बाइफर्केशन अगर देखें तो हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिसपे हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिकल्स में। कौन कौन से तीन टाइप के? एक होता है कंडक्टर, दूसरे मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर्स, और तीसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो इन तीन मटेरियल्स के हिसाब से अगर मुझे बाइफर्केशन करना हो तो बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं आप कि कंडक्टर जो है वो पीटीसी को फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंडक्टर जो होते हैं, सभी के सभी कंडक्टर्स इनफैक्ट, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो करते हैं। तो कंडक्टर या मेटल का अगर कोई वायर है और उस पर अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस भी उसकी साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। इसीलिए अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो वहाँ पे एक फिलामेंट लैंप के ऊपर एक बेस क्वेश्चन था जहाँ पे यही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा था कि अगर मान लीजिए कि लैंप को जब तुरंत शुरू किया तब करंट ज़्यादा थी, या थोड़ी देर जब वो लैंप जल लेगा तब करंट ज़्यादा होगी। तो उसका आंसर मैंने आपको कल इसीलिए बताया था कि भाई अगर लैंप को तुरंत शुरू करोगे तो लैंप ठंडा रहेगा, उसकी फिलामेंट कोल्ड रहेगी। कोल्ड कंडीशन पर जब उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो रेजिस्टेंस भी नॉर्मल रही होगी, तो उस रेजिस्टेंस पर करंट ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि जब वो हीट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की फ्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करेगा तो करंट की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग जो है वो घट जाएगी। इस कंडीशन में उसका आंसर ऐसा आया था, इसी वजह से आया था। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का तीनों कंडीशन याद रखिएगा। सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर यहाँ ZTC पे लिख दिया तो आप मत लिख दीजिएगा ZTC पे, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखिएगा। ये सेमी कंडक्टर को थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि सर सेमी कंडक्टर तो जीरो फॉलो करता है। नहीं, जीरो नहीं फॉलो करता है। सेमी कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स दोनों यहाँ पे आएंगे। सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉलो करते हैं। तो फिर सर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल्स जिन पे टेम्परेचर को कुछ भी चेंज कर लो, उनके जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, तो ZTC बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया कॉन्स्टेंटन, हाँ कॉन्स्टेंटन हो गया, मैंगनीन हो गया, है ना, कॉन्स्टेंटन या यूरेका के फॉर्म में जिसको हम लोग जानते हैं। ये सब ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप सब जानते हैं। जैसे रबर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर हो गया तो कोई भी टाइप का PN जंक्शन डायोड्स हो गए, ये सब। कंडक्टर्स में भी आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का वायर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्टील, एनीथिंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंडीशन फॉलो होती है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? एक तो ये PTC ZTC के ऊपर आ सकता है, हाई और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर आ सकता है, तीसरा न्यूमेरिकल आ सकता है। आज के सेशन पर बनाएंगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या देता है क्वेश्चन में। आपको एक दे देगा इनिशियल रेजिस्टेंस, R इनिशियल, ठीक है, एट T इनिशियल। अब आपको बोलेगा कि बताओ R फाइनल की वैल्यू कितनी है एट T फाइनल। अब इसमें से कोई भी एक डेटा आपको अननोन दे देगा और आपको क्वेश्चन में अल्फा बता दिया मान लो
कि अल्फा की वैल्यू इतनी है भाई, सवाल में इतना पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि बताओ इसका टी फाइनल कितना होगा। अगर रेजिस्टेंस पहले 10 था, अभी 20 हो गया है। 10 जब था तब 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 हो गई, बताओ टी फाइनल कितना होगा इस वायर का। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या मान लो आपको दिया कि पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 10 थी, अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर उसका अल्फा इतना है तो। इस तरीके के सवाल पूछते हैं। ठीक, इसका भी फंडामेंटल आपको जल्दी से बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम देखिए, हमको ये पता है कि इसमें आर नॉट को मैं आर इनिशियल लिखूंगा, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टी नॉट, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर। और सिमिलरली आर लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि फाइनल रेजिस्टेंस है ये, दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस एट टी, दैट इज फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा जो है वो तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है ही। तो भाई अगर मैं सपोज कर लीजिए चेंज इन रेजिस्टेंस बोलता हूँ तो ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, और वैसी चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग। ठीक, तो अब आप देखिएगा कि जो डेल आर है यानी कि रेजिस्टेंस में होने वाला बदलाव है वो किन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस में कितने का चेंज होगा। तो भाई इसका डिपेंड करने वाला सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो तो ये होता है कि भाई इनिशियली रेजिस्टेंस कितनी थी, उस पर निर्भर करेगा। अच्छा, और एक कंडीशन है कि डेल आर इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, कि भाई तापमान में कितने का बदलाव होगा उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस क्या कितना हो सकता है मटेरियल का। ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का बदलना इन दो बातों पे अगर निर्भर करता है तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो आई कैन राइट डेल आर इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा को मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आर नॉट इंटू डेल टी, अल्फा आर नॉट इंटू डेल टी। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको, डेरिवेशन डेरिवेशन जैसा नहीं लगेगा, एकदम शॉर्ट में फॉर्मूला जैसा ही निकल के आएगा ये। तो डेल आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक, डेल आर को भी एक्सपेंड कर दीजिए आप, ये डेल आर को भी डेल आर ना लिख के हम लोग एक काम करते हैं, इसको आर माइनस आर नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको मान लीजिए किसकी वैल्यू चाहिए, आपको न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। आपको इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, न्यू टेम्परेचर पता है, अल्फा की वैल्यू नोन है। अब बताइए आर कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं ना, आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल टी प्लस आर नॉट, और आर नॉट को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो दिस विल बी आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। और यहीं से बड़ा फेमस सा जो फॉर्मूला है हमारा इसको कैलकुलेट करने का, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू को, वो फॉर्मूला यहीं से निकल करके आता है। एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ से जिसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आपको, जो इस स्टेज से निकलता है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी आप बता सकते हो, दैट इज डेल आर अपॉन डेल टी इंटू आर नॉट, डेल आर अपॉन डेल टी इंटू आर नॉट। इस तरीके से भी आप अल्फ़ा की वैल्यू, कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपको अल्फ़ा पूछ लेगा कि बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही काफ़ी काम के टॉपिक्स हैं। चलिए क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। चलिए आपको सवाल पर लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि देखिए टेम्परेचर के चेंज से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। देखिए यहाँ टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो भी देखिए बढ़ रही है। मैं इधर हो जाता हूँ, आपको दिखेगा ये। तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ऊपर जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस घट रही है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस कम हो रही है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को ये लोग फॉलो करते हैं इस वजह से। इधर देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर वेरियस मटेरियल्स। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस में काम आता है, ये वाला डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें रख लिया। तो मटेरियल वाइज आपको दिया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में, जैसे एल्यूमिनियम का है तो 0.004 के आसपास रहेगा, कार्बन है तो माइनस 0.0003 के अराउंड रहेगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यहाँ पे लगा हुआ है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बाकी सब पे पॉजिटिव साइन है ना, इसका मतलब ये लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो कर रहे हैं, पीटीसी को। और इसमें से एक वैल्यू है 0,
जिस पर लिखा हुआ है 0। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटन पे लिखा हुआ है। कॉन्स्टेंटन के सामने देखिए लिखा हुआ है 0 एवरेज। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ हैविंग 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब तापमान के चेंज से इसके रेजिस्टेंस में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड। अब क्वेश्चंस बनाते हैं जरा, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन का तो मतलब ही यही है, ये कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए उसके फटाफट से। चलिए भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपने पास आज, तो आप लोग सॉल्व करिए एकदम बढ़िया से। लिखा हुआ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, बोलिए अब बना लेंगे एकदम जल्दी से। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर, हमको पता है कि सेमी कंडक्टर एनटीसी फॉलो करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस विल रिड्यूस, रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बैक टू बैक जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चंस। लिखा हुआ है कॉपर वायर 1 मीटर का लेंथ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है 0.1 mm स्क्वायर की, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर कितना है 0.171 ohms, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं, रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको दे दिया लेंथ ऑफ वायर कितना दिया L1 1 मीटर्स, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना दिया 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर, आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.171 ohms। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला पूछा है, हमको पता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो देयर फॉर रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। इसका मतलब R कितना है 0.171 इंटू एरिया कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई लेंथ 1, 1 मीटर्स का लेंथ है। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, होल डेटा जो है वो भी डिवाइडेड बाई 1 है, तो 10⁻⁻6 इधर पे है और 1 2 3, तो 1.71 इंटू 10⁻⁻8 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कहाँ पर है ये डेटा, ये देखिए, या तो फिर 0.171 बोल दो, 10⁻⁻9 बोल दो, बात वही है। तो भाई -9 पे तो बात नहीं बन रही है, लेकिन -8 पे बात बन रही है 1.71 से, तो दिस इज द एक्यूरेट आंसर। बस कैलकुलेशन का फर्क है, यहाँ गलती इस पॉइंट पे होती है, यहाँ गलती नहीं होती, इधर पे गलती कोई नहीं करेगा, मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे गलती कर देते हैं। ठीक है, कि पॉइंट में इधर से उधर लेने में आपका ये जो पावर का खेल है वो गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है अ लीड वायर एंड अ आयरन वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक लीड वायर है, एक लीड से बना हुआ वायर है, और दूसरा आयरन से बना हुआ वायर है, दोनों को पैरेलल में जोड़ के रखे हैं। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस आर एट द रेशियो ऑफ 40:20, 40:20 के रेशियो पर इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे बोलता है कि द फॉर्मर कैरीज, द फॉर्मर, अच्छा पिछला वाला जो है लीड वाला, वो 80% ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है एज कंपेयर टू द लेटर, मतलब ये इसके में 80% मोर करंट जा रही है एज कंपेयर टू द दिस। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो दूसरा वाला जो वायर है हमारा आयरन का, इसमें लीड की तुलना में 20% कम करंट जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देन so more current than the latter and the latter is 45% longer than the former। ये वाला जो है इसकी लेंथ 45% ज़्यादा है इस पिछले वाले से। ठीक है, सो नाउ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज लेटर टू फॉर्मर। रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया लेटर वाला अपॉन फॉर्मर वाला, मतलब आपको A2/A1 की वैल्यू पूछा है, बहुत प्यार से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप इसका ये जो कन्वेंशन है उसको बस समझिएगा। L1 L2 का क्या सीन है, A2 A1 में से क्या किस चीज़ का रेशियो पूछा है आपको। देखिए रेशियो में क्या लिखा, एरियाज लेटर टू फॉर्मर, लेटर मतलब A2 सेकंड वाले का एरिया डिवाइडेड बाय फॉर्मर, ये पूछा आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये रेशियो बताइएगा जल्दी से। चलिए देखते हैं, फटाफट से आप लोग भी पहले सॉल्व करिए, फिर मैं यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर जो है वो बताऊंगा। देखिए हमको यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, अब देखिए सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग इसका। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 1 इज टू रो 2
की वैल्यू किस फॉर्म में दी हुई है हमको, 40:20 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेशियो हमको क्लियर रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए 80% ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है। सबसे पहले तो एक काम करिए, करंट के रिलेशन से पहले समझते हैं सारी चीज़ों को कि करंट से कैसे रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस जो है R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1, या करंट के केस में आप बोल सकते हो कि भाई करंट जो है वो रेजिस्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन पे है ना। तो मैं इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखना चाहिए मुझे, देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, R1/R2 इज इक्वल्स टू I2/I1। करंट के हिसाब से अगर मैं दोनों को ऐसा लिखूं तो इसमें कोई गलती नहीं है, लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से। चलिए ठीक है, और इसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने पे आए, ठीक है, कौन सी वैल्यू है भाई, देखिए 40:20 के रेशियो पे ये है, 45% लेंथ भी इसकी ज़्यादा है, 45% जो है वो लेंथ भी इसकी ज़्यादा है। तो अगर सपोज कर लीजिए मुझे I2 की वैल्यू जाननी है, इफ़ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ I2, तो ये इसको कैसे लिखूंगा मैं भाई, 45% ज़्यादा है, I2 की वैल्यू जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी ना, 80% ज़्यादा करंट यहाँ पे जा रही है, 80% ज़्यादा करंट इस पर जा रही है, तो I2 इज इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ I1, लिख सकते हैं ऐसा। I2 की वैल्यू जो है वो भाई 80% ज़्यादा जा रहा है ना I1 में, I2 से 80% ज़्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है ना शुरुआत में, द फॉर्मर कैरीज, यानी पिछला वाला, यानी I1 जो है वो 80% ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा कि I1 इज इक्वल्स टू पॉइंट, हाँ तो 1.8 टाइम्स ऑफ I2, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अच्छा लेंथ का क्या करें, लेंथ वाइज भी दूसरा वाला 45% ज़्यादा है, तो 45% है ना, रुकिए रुकिए इसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बोलता है कि द फॉर्मर कैरीज इतना करंट लेटर एंड द लेटर इज 45% लॉन्गर देन द फॉर्मर, लेटर वाला जो है वो 45% लॉन्गर है, तो 1.45 टाइम्स ऑफ L2 पिछले वाले से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ L1 होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, इसको सुधार लेते हैं, I2 के फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ I2, और L2 जो है वो हो जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ L2 यहाँ से। इस डेटा को मैं यहाँ पर अब पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इस डेटा को मैं यहाँ से पुट करने वाला हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो भाई अब एक काम करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में लेकर के चलते हैं आपको। अब यहाँ से एक काम करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं R2/R1, R2/R1 इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो तो है अपने पास, रो टू L2/A2 डिवाइडेड बाई रो 1 L1/A1, लिख सकते हैं ऐसा। अब रो 2 अपॉन रो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे, रो 2 अपॉन रो 1, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको रेशियो दे के रखा है ना, यहाँ ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका रेशियो दे करके रखा हुआ है, कितना रेशियो दे करके रखा है उसके हिसाब से आप पुट कर दीजिए, तो 20/40 यहाँ पे हो गया, 20/40 इंटू, अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, L2 इंटू A1 अपॉन A2 इंटू L1। ठीक, अच्छा पिछले वाले से हम लोग वैल्यू जरा रिलेट कर लें, सॉरी इस पेज में नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ लिख के रखें, क्या लिखें, हम लोग लिखें L2 को 1.45 L2 भी लिखा जा सकता है, इसको 1.45 L2 भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब L1 को, सॉरी गलत मैंने लिख दिया है, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखे हैं ना इस हिसाब से, तो 1.4 टाइम्स ऑफ L2 यहाँ लिख सकते हैं। चलो ये हो जाएगा R2/R1 इज इक्वल्स टू 20/40 इंटू L2। देखिए A1 को क्या लिखे हैं हम लोग, सॉरी I1 जो है इसकी वैल्यू 1.8 टाइम्स ऑफ I2 है, तो I1 का तो फिलहाल यहाँ सीन नहीं है, तो L2 इंटू A1 अपॉन A2 इंटू 1.8 टाइम्स ऑफ L2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। तो 1.8 को आप उधर भेज दो, ये दोनों तो कैंसिल आउट होके 1/2 बन जाएंगे, यहाँ से 1.8 को आप दूसरी तरफ भेज दो, ये बनेगा R2/R1 इज इक्वल्स टू 1.8 इज इक्वल्स टू
तो अगर पूरे को एक साथ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? चलो पूरे को एक साथ ही लिख देते हैं ना, क्यों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1.8, ये हो गया ना, तो 1.45 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू 1.8 टाइम्स L2, और L2 तो कट जाएगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस डेटा को उधर भेज सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये 1.8 जो है इसको इधर भेज दीजिए ना, दिस इज 1.8। अब सही है। तो ये डिवाइड करना है, और A1/A2 का की वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 1.45। सो देयरफॉर A1/A2 हमको क्या पूछा है? हमको तो A2/A1 पूछा है ना क्वेश्चन में। लेटर टू फॉर्मर, ओके, बाद वाले का एरिया अपॉन फर्स्ट वाले का एरिया, तो A2/A1 पूछा है, जस्ट उल्टा करना पड़ेगा हमको। ठीक है भाई। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर क्या लिख चुके हैं? हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं देख लूँ। चलिए, हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच गए कि 1.8 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, 1.8 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, सही लिखा हूँ ना मैं? ठीक है। तो ये हो गया अपना ρ2 L2 A1 अपॉन ρ1 A2 L1। ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो अब इसके हिसाब से आप जरा इस डेटा को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो 1.45 डिवाइड बाई 2 इधर कर लेंगे, और 1.8 के फॉर्म में A2/A1 जो है इससे डिवाइड कर लीजिए। ये डेटा आपको 0.45, 0.4 के लगभग का डेटा दे रहा है। 0.4 के अप्रॉक्स का कुछ डेटा है। क्या आंसर आ रहा है देखें जरा। 0.4 बी ऑप्शन जो है वो यहाँ से आ रहा है। इसको आप भी एक बार सॉल्व करके देखिएगा, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि 0.4 का डेटा आपको इसके अंदर से मिलेगा। डेसिमल प्लेसेस का कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, और जब डेटा एकदम करीब करीब के हो तो और ज़्यादा सावधानी से आपको सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर 1.8 से डिवाइड करेंगे। 1.8 को नीचे ले आइएगा, क्योंकि आपको इसको रेसिप्रोकल लेना है ना। ये तो A1/A2 का आ रहा है, आपको A2/A1 करना है, तो उसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो उससे आपका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के लगभग आएगा। और अगर ये आ रहा है तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग इसके बाद। अगला सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ टू कॉपर कंडक्टर्स हुज लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:4। लेंथ जो है 1:4 के रेशियो पे है। L1/L2 इज 1/4 एंड रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब रेडियस का क्या सीन है? देखिए, R इज इक्वल्स टू ρL/A होता है। एरिया को कैसे लिख रहे हो आप? πr² के फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, तो उसका रेशियो आपको बता रहा है। तो अब जब आप इनको लिखोगे रेशियो के फॉर्म में, मान लो R1/R2 लिखते हो, तो ये हो जाएगा ρ L1/A1 अपॉन ρL2/A2, ऐसा है। या फिर इसी को थोड़ा सा और अगर आप इलेबरेट कर सकें तो देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट R1/R2 इज इक्वल्स टू, रो तो चलो कैंसिल आउट हो गया, मटेरियल सेम है क्या, रेजिस्टेंसेज ऑफ द टू कॉपर कंडक्टर, तो रो तो चलो सेम हो गया, रो को हटा दो। आपके पास बचेगा L1/A1 इंटू A2/L2। ये सिचुएशन है। अब देखिए आपको दिया क्या है, तो A1 और A2 में वैल्यू पुट करिए जरा। R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/πr1 का स्क्वायर इंटू πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2, लिख सकते हैं ऐसा। अब आपको देखिए लेंथ जो है वो किस रेशियो में दिया है? 1:4 के रेशियो में दिया है, यानी कि L1/L2 की वैल्यू 1/4 लिख सकते हैं आप, सीधी सीधी सी बात है। और R2/R1 जो है उसका रेशियो 1:2, या इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2:1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए भाई, बहुत ही सही है। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया। L1/L2 को आप लिख लिए, ये देखिए 1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 ना, L1/L2 हो गया आपके पास 1/4 इंटू R2/R1 यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 1। सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4, ये दोनों को कैंसिल आउट कर लो, आपके पास रेशियो आ गया R1/R2 इज इक्वल्स टू 1:1, जो कि ऑप्शन बी पर क्लियरली मेंशन्ड है। एकदम साफ सुथरा क्लीन सोल्यूशन आप इसका देख सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझ जाएंगे आप इस चीज़ को
कि आपको बस जितना दिया हुआ था, बस रेडियस का फॉर्मेट जो है उसको पहले आखिरी में लाके पुट करना है यहाँ पे। बस इतना समझना है कि आपको 1:2 के फॉर्म में दिया है R1/R2, आपको R2/R1 के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए सीधे सीधे, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा ना ये सब सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कंडक्टेंस का, पिछली क्लास में आप बनाए थे। आगे आने वाले सेशन में कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी के और क्वेश्चंस भी आएंगे और कंसेप्ट भी आएगा, तो मजा आएगा। 5वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। बोलता है जी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो देखिए कंडक्टेंस में एक सिंपल सा चीज़ करिएगा, जितना चीज़ सीरीज में उसको पैरेलल की तरह सॉल्व करिए, जितना पैरेलल में उसको सीरीज की तरह सॉल्व कर दीजिए। जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल में जैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही कंडक्टेंस के सीरीज वाले को सॉल्व करिए। तो 20 और 5 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 20 × 5 अपॉन 20 + 5 अपॉन 20 + 5, सॉरी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 100/25 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 4। अब 4 पैरेलल टू 6 होता है 10। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज 10। बोलिए सबका आंसर आ गया 10s यानी 10 साइमंस इसकी वैल्यू है। ठीक है, एकदम क्लियर है बिना कंफ्यूजन के। आप चाहें तो इनको रेजिस्टेंस के फॉर्म में बदल सकते हैं, बट उससे गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, कि अगर आप ध्यान नहीं दिए तो एक पॉइंट पर भी मिस्टेक हो जाएगा, रेसिप्रोकल वाला पॉइंट अगर नहीं ध्यान दिए तो। उससे बेटर है कि आप बस इतना कर लीजिए कि सीरीज वालों को पैरेलल की तरह सॉल्व कर दीजिए, पैरेलल वालों को सीरीज की तरह सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आज का है हमारा, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के भीतर मैग्नेटिक सर्किट एंड मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट एंड मटेरियल्स का एक छोटा सा आइडिया आपको बता दूं, है ना, एक क्विक सा आइडिया आपको बताता हूँ। अगले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। चलिए देखते हैं। सो व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक सर्किट्स एंड मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक सर्किट एंड मटेरियल्स, चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं। आगे चल के ग्रेजुअली आप सभी के लिए AEJE के लिए डेडिकेटेड क्लास भी शुरू हो जाएगी, जिसमें थ्योरी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हार्डली शायद इसी वीक शुरू हो जाएगी आपके लिए क्लास। तो तब आपको इतना डिटेल में यहाँ पे इस क्लास में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे CTQ में सिर्फ क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट बना सकते हैं, क्योंकि पैरेलली आपकी क्लास जो है वो चल रही होगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट एंड मटेरियल्स में। तो कौन कौन से बेसिक सर्किट टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B हो गया, जिसको फ्लक्स पर यूनिट एरिया के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, विच इज़ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कि H = NI/L के फॉर्म में लिखते हैं, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। अभी समझा दूंगा मैं सारे पॉइंट्स को। और इसके अलावा क्या क्या आप पढ़ते हैं, काई में आप लिखते हैं I/H के फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप म्यू लिखते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी क्या यूनिट होती है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस इज गिवन एज μ0 × μr, जिसमें से क्या आप लिखते हैं μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 एम्पियर पर वेबर। ऐसा रहता है क्या इसका यूनिट? बिल्कुल भी गलत है ये। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ऐसी यूनिट होती है क्या कि हेनरी मीटर इनवर्स इसको बोलते हैं, या क्या लिखते हैं इसकी यूनिट? इसकी यूनिट जरूर से सोच करके बताइएगा। ठीक है, कई बच्चे इसको पहले यूनिटलेस बोल देते थे। देन इसके बाद म्यू आर की वैल्यू जो होती है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सबसे पहली बात तो, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, कि आपका मीडियम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफर का वो क्या है। फिलहाल के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है इन द केस ऑफ एयर या वैक्यूम का कंडीशन। ठीक है, एयर या वैक्यूम की कंडीशन में म्यू आर की वैल्यू 1। बाकी मटेरियल के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा मटेरियल है। अभी इसी को लेकर के आगे की जो कहानी है वो भी हमको समझ में आएगी कि म्यू आर अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के लिए कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग आते हैं रिलक्टेंस के ऊपर। रिलक्टेंस S इज गिवन एज L/A म्यू। ठीक है, तो उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं आप μ0 × μr के फॉर्म में। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ओके, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स which is given as Ni, that is equals to HL, which is equals to phi s। phi s उसकी स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है वो होती है, फिर उसी से डिराइव फॉर्म में ये सब आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट मैंने नहीं लिखा है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स। तो ये कुछ बेसिक मैग्नेटिक टर्म्स जो है आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। अभी जब डिटेल क्लास आपके लिए शुरू हो जाएगी तो उसमें ये सारे टर्म्स मैं एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी चूंकि आज क्वेश्चंस बना रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा,
तो क्विक सा एक आइडिया आपको बता देता हूँ इन सभी का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो ट्रैवल कर रही हैं किसी कंडक्टर्स के भीतर से, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्स का काम होता है। दूसरे पॉइंट पर, जो सेकंड हमारा पॉइंट है, वहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो जैसे हम करंट डेंसिटी पढ़ते हैं कि जे से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज गिवन एज आई पर यूनिट एरिया, बस वैसे ही फ्लक्स डेंसिटी होता है जो बताता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया से गुजर रही है। इसकी यूनिट टेस्ला भी होती है, इसकी यूनिट वेबर पर स्क्वायर मीटर से भी शो करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि कितनी तीव्रता है मैग्नेटिक फील्ड की। इसको बताने के लिए हम बोलते हैं कि अगर कोई एक मैग्नेट है हमारे पास, उसके यूनिट नॉर्थ पोल के करीब अगर आपने कोई मटेरियल को सब्जेक्ट कर दिया, तो वो मटेरियल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स हमारी इस इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होती है। सोलेनॉइड के केस में इसको Ni/L के फॉर्म में लिखते हैं, परमानेंट मैग्नेट के केस में फिक्स रहती है, वैल्यू बदलती नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट पे के बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आ गए, दैट इज काई एम विच इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की बात करें तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है ये, क्योंकि दोनों ही सेम यूनिट की क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर रहे हो। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास म्यू। म्यू का मतलब होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब एक मटेरियल अपने थ्रू कितने बेहतर तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ट्रैवल होने देगा। तो वो परमिएबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू आर जो होता है, म्यू आर जो होता है, इट इज़ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, कि किस माध्यम से फ्लक्स गुजर रही है उस माध्यम की अपनी खुद की कितनी रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो म्यू नॉट तो फिक्स रहता है, 4π10⁻⁻⁷ न्यूमेरिकल में आपको डेटा यूज करना पड़ता है, लेकिन म्यू आर की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी होती है। हालांकि एयर और वैक्यूम के लिए 1 रहता है, बाकी मटेरियल्स के लिए सेपरेट। फिर एस स्टैंड्स फॉर द रिलक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस पढ़ते हैं। एक टर्म मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे विच इज परमियंस, उसको भी आप लिख लीजिएगा। परमियंस P इज गिवन एज 1/s। जैसे कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसे परमियंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, जो कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी यूनिट जस्ट उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे वेबर पर एम्पियर टर्न्स हो जाएगी। और लास्ट होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो EMF का एनालॉगस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, विच इज़ नथिंग बट द ड्राइविंग फोर्स। ऐसा ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक सर्किट के पाथ से दूसरे सर्किट पाथ तक पहुंचती है। तो दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। NiHL या phi s से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पियर टर्न्स इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में बेसिकली इतने टर्म्स से बहुत सारी चीज़ें डील हो जाती हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं पूरे के पूरे। और इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मैग्नेटिक लॉसेज है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस लाऊंगा तो जरूर से बताऊंगा। सो द मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो ये मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं भाई। मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास जो होते हैं वो तीन, नॉर्मली 3 फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा 2 और होते हैं उसके बाद। तो भाई सबसे पहले होते हैं डायामैग्नेटिक, फिर होते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक, देन उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, 2 और बोर्ड के बाहर, ठीक है, 2 और होते हैं वो बोर्ड के उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी रोक के रखते हैं, फिर जाएंगे उन पे भी बात करेंगे। अब ये जो 3 टाइप के मटेरियल मैंने आपको लिखवाया, ये तीनों की प्रॉपर्टी में बड़ा डिफरेंस होता है। ये तीनों के मटेरियल्स की, ये जो तीनों जो मटेरियल्स होते हैं तीनों प्रकार के, ये सब के अंदर इनके डाइपोल्स के अलाइनमेंट के हिसाब से ये फर्क आता है कि सबके अंदर डाइपोल्स का अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज कर लीजिए डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात करूं, तो इनके अंदर डाइपोल्स का अलाइनमेंट कैसा रहेगा कि भाई अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे यहाँ पर, तो इनके डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे देखिए, रैंडमाइज रहेंगे और डायरेक्शन अपोजिट रख लेंगे अपनी। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इन सभी के अंदर, ठीक है, तो देखिए सबका डाइपोल का अलाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का रहेगा। डायामैग्नेटिक फुल्ली अपोज करेगा, लेकिन वीकली, बहुत वीक अपोजिशन रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे वो अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे इसकी डायरेक्शन में, बट प्रॉपरली अलाइंड नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का ही रहेगा। तो बहुत ही वीक मैग्नेटाइजेशन एक्सपीरियंस करेंगे ये मटेरियल्स।
ठीक है, बहुत ही हल्का सा मैग्नेटाइजेशन इनको मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा श्योरली। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होंगे वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने वाले मटेरियल होंगे, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको जिस दिशा में आपने लगाया उसी की डायरेक्शन में इसके डायपोल्स जो है वो ऐसे अलाइन होते चले गए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दोगे तो दूसरा डायरेक्शन में अलाइन होंगे, लेकिन होंगे उसी की दिशा में, एकदम प्रॉपर पैरेलली अलाइंड होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दो और होते हैं जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन जब लाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल आज के सेशन में उनके क्वेश्चंस नहीं रखा हूँ, इसलिए अभी उस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन मटेरियल से क्या क्या पूछ सकता है आपको एग्जाम में, जैसे कि एक तो ये अलाइनमेंट के हिसाब से, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होती है। तो भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर है आपके पास तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होगी, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी तो बहुत नीचे हो जाएगी, मतलब लेस देन 1 हो जाएगी। अच्छा, पैरामैग्नेटिक के केस में रिलेटिव परमेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, 1 के करीब करीब या स्लाइटली उससे थोड़ी बहुत बड़ी। और फेरोमैग्नेटिक के केस में म्यू आर की वैल्यू विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 या उसके बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये एक सवाल बन गया। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काईएम कैसा रहता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है इनका कैसा रहेगा। इनको मैग्नेटिक फील्ड में जब आप लेकर के जाइएगा तो ये कैसा बिहेव करेंगे, कितना मैग्नेटाइज होंगे। तो भाई ये तो नेगेटिवली मैग्नेटाइज हो गए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसका डोमेन्स का अलाइनमेंट, तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। बाकी दोनों के केस में पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर काईएम जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी काईएम जो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड वेरी हाई रहेगा। वेरी हाई मतलब वेरी मच ग्रेटर देन 1, 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू पर रहेगा ये। ठीक है, मतलब 10 वन या 100 के रेंज पर वो रह सकता है। यहाँ माइनस पे जाता है, काईएम की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, और इस पॉइंट पर यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव रहेगा, बट स्लाइट रहेगा, हल्का मैग्नेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक बिहेवियर जो होते हैं वो तीनों मटेरियल्स के होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जिससे कि क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक, तो ये बिहेवियर्स इनके समझ जाएंगे आप। चलिए अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ कुछ इसके क्वेश्चंस के पार्ट में, और बाकी का डिटेल क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो वही क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इनका। देखिए यहाँ पर डिटेल जो है ये भी लिखा हुआ है सभी टाइप के मटेरियल का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अलग से। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो लेते हैं जरा इनका। लिखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जरूर बताऊंगा। देखिए बोलता है कि मैग्नेटिक नीडल को आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी अलग होती है, नॉन यूनिफॉर्म की सेपरेट होती है। अब बोलता है कि ये क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। पहला ऑप्शन बोलता है कि टॉर्क एक्सपीरियंस तो करेगा लेकिन फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। थर्ड ऑप्शन सेज कि फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा। और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि फोर्स बट नॉट द टॉर्क। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क नहीं रखते हैं, इसको मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना रहे। आराम से समझिएगा, देखिए बड़ा इजी है। जब आपको नॉन यूनिफॉर्म बोला, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है उसमें से किसी एक का फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे का। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा उसमें रेसिडुअल बचेगा कि नहीं बचेगा, जो फोर्स होगा उसमें रेसिडुअल बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल रेसिडुअल बचेगा ना। तो नेट फोर्स में से रेसिडुअल बचेगा। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो नेट फोर्स पूरी जीरो हो जाती, इसकी नेट फोर्स कैसी हो जाती, कंप्लीटली जीरो हो जाती। बट यहाँ पर नेट फोर्स बचेगा आपके पास, तो मतलब आपके पास फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा, टॉर्क तो फॉर श्योर है कि इसके अंदर रहेगा। तो टॉर्क का रहना तो श्योर था, वो चाहे अब जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, टॉर्क तो रहेगा। यूनिफॉर्म वाले में फोर्स मिसिंग रहता, नॉन यूनिफॉर्म वाले में फोर्स का फैक्टर जो है वो भी रहेगा। तो यहाँ पर अब चूंकि नॉन यूनिफॉर्म बोला है तो फोर्स एंड टॉर्क बोथ, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, एकदम मस्त टाइप का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। तो भाई अगला सवाल क्या पूछता है, लिखा है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन
तो द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो क्या होता है। द मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो क्या होता है। इसको समझने के लिए आप देखिए, B is directly proportional to H and B is given as mu H. So B by H is nothing but mu, which is the permeability. BH कर्व जब पढ़ते हैं तो B और H के बीच का रिलेशन ट्रेस करते हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी, उसमें जो चेंज होगा वो परमिबिलिटी के आधार पे वो पूरा का पूरा चेंज होगा। तो मटेरियल की परमिबिलिटी जितनी हाई होगी, यही कारण है कि मशीन जब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे ट्रांसफार्मर पढ़ो या इंडक्शन मोटर्स पढ़ो, हर कंडीशन में आप हमेशा देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है कि जो कोर मटेरियल है हाई रिलेटिव परमिबिलिटी वाला मीडियम उसको बनाते हैं हमेशा। इट शुड हैव हाई परमिबिलिटी। अगर किताब में परमिबिलिटी हाई नहीं लिखा है तो रिलक्टेंस को लो जरूर लिखा होगा कि लो रिलक्टेंस पाथ क्रिएट करना है। तो दोनों का मतलब एक समान ही है कि अगर परमिबिलिटी हाई होगा तो वैसे भी रिलक्टेंस घट जाएगा, या रिलक्टेंस अगर लो बोल रहे हो तो इसका मतलब परमिबिलिटी वैसे ही हाई है उस मटेरियल की। तो ये कंडीशंस वहाँ पर इसी वजह से रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, म्यू यानी परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी यानी कि ऑप्शन डी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप कर दिए थे आंसर तो फिर राइट है, एकदम सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज हाउ मच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कैसी रहेगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पॉजिटिव भी रहेगी और हायर वैल्यू की रहेगी, अच्छी खासी हाई वैल्यू की रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव एंड लार्ज इज द राइट आंसर। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो डाया होता तो नेगेटिव हो जाता आंसर, ठीक है, नेगेटिव एंड लो हो जाता फिर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। लिखा हुआ है, इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड विल। अगर सपोज कर लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है उसके भीतर इंसर्ट किया गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। भाई ट्रांसफॉर्मर कोई देख लीजिए ना एज एग्जाम्पल। मान लीजिए आप ऐसे कोई सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं जो हॉलो है, जिसके अंदर एयर है, ठीक है। ये देखिए ये सोलेनॉइड जो है इसकी वाइंडिंग कर देते हैं ऐसे। अब मान लीजिए एक केस में आपको बोलता हूँ कि जिसके अंदर कुछ नहीं है, हवा है। अब आप जो सप्लाई दे रहे हैं इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा अपने अराउंड, तो अंदर तो कोई मीडियम है ही नहीं ना जो उसको सपोर्ट कर सके। एयर की तो म्यू आर मैंने आपको बताया 1 होती है, जबकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी म्यू आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के रेंज में चली जाती है। तो जब दूसरा कंडीशन में लूंगा और इसी सोलेनॉइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं प्लेस कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। मान लीजिए अब यहाँ पे एक कोर लगा दिया मैंने ऐसे, तो अब वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करेगा, बढ़ा देगा। यही तो कारण है कि जब इंडक्टर आप पढ़ते हो, एयर कोर इंडक्टर भी पढ़ते हो और फेराइट कोर इंडक्टर भी पढ़ते हो, आयरन कोर इंडक्टर भी आप पढ़ते हैं ना। तो आयरन कोर इंडक्टर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड या उसकी इंडक्टेंस ओवरऑल हमेशा ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द एयर कोर इंडक्टर, और फेराइट कोर की तो उससे भी ज़्यादा रहेगी। तभी तो फेराइट कोर इंडक्टर जो होते हैं उनको हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी भी बोलना सही नहीं रहेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में हमेशा इसीलिए फेराइट कोर वालों को यूज़ करते हैं, फेराइट कोर इंडक्टर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसको आगे चल के और इलेबोरेट करके मैं समझाऊंगा कि ऐसा और क्या क्या उसके पीछे का कारण है। तो फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि भाई अगर सोलेनॉइड पे आप एक आयरन का कोर या फेरोमैग्नेट का कोर लगाएंगे तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, या तो स्लाइटली इंक्रीजेज है या लार्जली इंक्रीजेज है। आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या जस्ट स्लाइटली इंक्रीज होगी, ये सोच करके बताइएगा, ये चीज़ सोच करके बताइएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर है, एयर के केस में आप खुद से सोचिएगा, यहाँ पर एयर था पहले तो म्यू आर कितना था, 1 था। अब यहाँ पे मैंने मान लो आयरन का कोर लगा दिया तो म्यू आर कितना हो जाएगा, मान लो 1000 हो जाएगा, एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। 100, 150, 1000, मतलब 100 से 1000 के रेंज में चला जाएगा ना ये तो इसका तो 100 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्रेटली इंक्रीज होगा ना, स्लाइटली थोड़ी ना इंक्रीज होगा। अगर म्यू आर की वैल्यू 100 गुना या 1000 गुना बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो 100 गुना या 1000 गुना बढ़ेगा। तो लार्जली इंक्रीजेस क्यों नहीं होगा इसका आंसर,
यही तो होगा ना इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां सवाल आज का, और क्या पूछा है यहाँ पे, लिखा हुआ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सर्टन मैग्नेटिक मटेरियल इज 400। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी बोलता है ससेप्टिबिलिटी जो है, या ससेप्टेंस की बात अगर हम लोग करें तो 400 है। व्हाट इज द क्लास ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सी क्लास का मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सी कैटेगरी का है, कि डाया है कि पैरा है कि फेरो है कि एंटी फेरो है या फेरी मैग्नेटिक है, कौन सा मटेरियल है ये। भाई बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, काईएम की वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब 100% श्योर है कि ये एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ही हो सकता है, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फेरो मैग्नेटिक ही ऐसा कमाल कर सकता है, फेरो इलेक्ट्रिक का तो सवाल ही नहीं उठता, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी का मटेरियल यहाँ पर दे दिया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है यार, बता लेंगे आप लोग ऐसे सब क्वेश्चंस को एकदम इजीली बढ़िया तरीके से। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चन और बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगले टॉपिक पर आपको मैं लेकर के चलता हूँ। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसको भी बना लीजिए, फिर 12वें क्वेश्चन से अलग टॉपिक लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर मस्ट हैव, ट्रांसफार्मर के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ किए, क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए। तो पहले पे ही सही आंसर दे दिया हमको, परमेबिलिटी की वैल्यू शुड भी हाई, हिस्टेरेसिस लॉस कम, बिल्कुल सही है। हाई परमेबिलिटी हाई हिस्टेरेसिस लॉस, ट्रांसफार्मर में कभी भी नहीं चाहोगे कि कांस्टेंट लॉस या मैग्नेटिक लॉस ज़्यादा हो, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, हमको तो एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है उसके अंदर। लो परमेबिलिटी लो हिस्टेरेसिस, लो परमेबिलिटी हाई, देखिए परमेबिलिटी तो हाई ही चाहिए होगा ना, तो लो का तो सवाल ही नहीं उठता। लो परमेबिलिटी मतलब रिलक्टेंस हाई, हाई रिलक्टेंस तो मैग्नेटिक फ्लक्स का प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो मान लो 5 मिली वेबर की फ्लक्स बना दिए प्राइमरी में, तो वो जब चलते चलते सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचेगी, और मान लो अगर उसके कोर का परमेबिलिटी हाई है, लो है, तो परमिबिलिटी लो होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस जैसा समझ लीजिए आप उसको। तो रिलक्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो तो फ्लक्स को जाने नहीं देगा ना उस तरफ, वो तो फ्लक्स को वेस्ट करवा देगा, आसपास में लीकेज फ्लक्स जो है वो क्रिएट करवा देगा, है ना, उस फ्लक्स को हवा में ही लीक करवा देगा। तो वो जो 5 मिली वेबर आप बनाए, पता चला सेकेंडरी में पहुंचने के समय 2 मिली वेबर हो गई। अब वो 2 मिली वेबर कॉयल के टर्न से कट होगी, और फिर उसके रेशियो उसके रिस्पेक्ट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ भी कम मिलेगा आपको वहाँ पे, तो सेकेंडरी में तो फिर नुकसान ही नुकसान हो जाएगा हमको। तो इसलिए लो परमेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हाई में ही कुछ आंसर हो सकता था, और वो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, कंसेप्ट एकदम प्रॉपर बनाते जाना है हमको अच्छे से। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। तो भाई अगला जो पॉइंट है यहाँ पर से एसी सर्किट का क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए, सिंगल फेज एसी सर्किट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन, एवरेज आरएमएस दोनों का कैलकुलेशन रहेगा इसके भीतर। थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से कि ये क्या किस कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तो जब हम लोग सिंगल फेज एसी पर आते हैं और जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू एसी में इसका कैलकुलेशन किया कैसे जाता है, इसका क्या बेसिक वर्किंग होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एसी सर्किट्स पढ़ने के समय ये सब टॉपिक्स कहाँ पर आते हैं, तो जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक, जब आप पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन, जब आप पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स या ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जब ये टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, कि आप देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वहीं पर आप इस टॉपिक में देखते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन तो 3 तरीकों से हो सकता है। इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो फिर मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मैग्नीट्यूड, और या तो फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो जब ये 3 फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, तो इसमें से पता चलता है कि जब मैग्नीट्यूड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं ना, तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड को भी अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस फॉर्म, दूसरा पीक वैल्यू फॉर्म या मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड वैल्यू फॉर्म, फिर तीसरे नंबर पे आप देखते हैं कि इसको एवरेज वैल्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथे पॉइंट पर आप देखते हैं कि इसको रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव वैल्यू फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ से ये टॉपिक निकल करके आता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी के अंदर से। तो यहीं से आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से? तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन एकदम क्विकली समझ लीजिए जल्दी से कि कैसे बताया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी गिवन है, एवरेज वैल्यू वैसे निकालने का बहुत सारा तरीका, इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हो, नॉर्मली जैसे आप जो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो डिवीजन मेथड जो है उससे भी आप कर सकते हो, ऑर्डिनेट मेथड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, और या तो फिर आप उसको रैंप फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे ये आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, जैसे आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ भी करंट वोल्टेज, इट कैन बी एनीथिंग, मान लीजिए करंट, ठीक है, एम्पियर्स में। तो आसान सा तरीका ये होता है कि आप इसको n नंबर ऑफ डिविजन्स पे डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए ऐसे। अब हमको एवरेज लेना है और हमको एक चीज़ पता है कि कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकालूंगा तो सिमेट्रिकल साइकिल है ना, सिमेट्रिकल साइकिल का टोटल एवरेज तो जीरो ही हो जाएगा 360 डिग्री के लिए, क्योंकि जितनी वैल्यू एवरेज में पहली हाफ साइकिल में ये देगा उतनी ही वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल में देगा। जस्ट द ओनली थिंग या ओनली डिफरेंस इज दैट कि इस वैल्यू का नेगेटिव पोलैरिटी दूसरी तरफ आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए इसके फर्स्ट हाफ का एवरेज +10 आया तो दूसरे हाफ में -10 आ जाएगा, तो भाई नेट एवरेज तो जीरो ही हो जाना है। तो भाई पूरे साइकिल का एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस एक ऑल्टरनेशन पकड़िए। ऑल्टरनेशन का मतलब हाफ पोर्शन ऑफ अ साइकिल, जैसे कि 0 to पाई या पाई to 2 पाई, दोनों में से जो भी आप चाहें, किसी का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो 0 to पाई का आप एवरेज निकाल लीजिए। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आप इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 to पाई ऑफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जिसको कि आप आई एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है? तो भाई उतनी हो सकती है जितना ड्यूरेशन है उतने ही इंस्टेंट्स बन सकते हैं। जैसे 0 से पाई तक का जितना टोटल ड्यूरेशन था उसी को n नंबर ऑफ इंस्टेंट्स में हमने डिवाइड किया है। तो इसको आप लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और इस लाइन के ऊपर ये है पूरा कुछ, इसको डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई एवरेज की, दिस इज आई एम अपॉन पाई इंटू minus of cos omega t 0 to pi, and this value will be I average equals to Im upon pi minus of minus, that is 1 minus of -1 which is equals to 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ Im अपॉन पाई। इस तरीके से निकालते हैं और इसी का एक्सप्रेशन बनता है 0.636 टाइम्स ऑफ Im। क्या वैल्यू है ये? दिस इज आई एवरेज, और जरूरी नहीं है सिर्फ करंट के लिए, वोल्टेज के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो एवरेज वैल्यू हम इस तरीके से बताते हैं, साइनोसॉइडल वेव का एवरेज जो निकलता है दैट इज 0.636 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाउ अबाउट द आरएमएस वैल्यू? अभी आरएमएस क्या होता है किसी क्वांटिटी पे? शॉर्ट में देखिए, इसको भी बता देता हूँ आपको जल्दी से। आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ कैलकुलेट करने के तरीके को बोला जाता है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी अगर निकालना है तो रूट मीन स्क्वायर के मेथड को आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके से, इस मेथड से, एक तरीके का मेथड ऐसा मान लीजिए। तो उस मेथड से आप इसका कैलकुलेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी वेव है, ठीक है, मान लीजिए वही करंट की वेव है, ये भी ओमेगा टी रेडियंस पर आप इसको ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैंने 0 पाई और 2 पाई लिख रखा है, ठीक। अब रूट मीन स्क्वायर, उससे भी पहले ये समझिए कि आरएमएस होता क्या है। आरएमएस इज नथिंग बट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सली सारे न्यूमेरिकल में, चाहे दिया हो या पूछा हो, हर कंडीशन पे बाय डिफॉल्ट जो करंट, वोल्टेज या पावर की जो वैल्यू रहती है सब आरएमएस फॉर्म में रहती है, सारी चीज़ें आरएमएस में एक्सप्रेस रहती है। बट ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? आरएमएस इसलिए क्योंकि इसको इसको आप ऐसे क्या समझिए कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है नॉन वैल्यू का, इसकी वैल्यू पता है आपको, तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट करंट भेजेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, कोई भी टाइम, मान लो 30 सेकेंड्स के लिए आप भेजते हैं, तो कुछ डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर बनती है, कुछ x डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनेगा, ठीक है। अब सेम रजिस्टर से उतने ही समय के लिए, मतलब सेम रजिस्टर, सेम टाइम ड्यूरेशन, और हमको चाहिए कि सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी बने जब मैं किसी एक कोई वैल्यू का एसी सप्लाई दूं। तो एसी को ऑल्टर करते करते इस वैल्यू तक पहुंचाइए कि ये भी 30 सेकंड में उतना ही टेम्परेचर का डिसिपेशन करे, उतना ही हीट डिसिपेशन करे जितना उसी रजिस्टर से उतने ही समय में डीसी सप्लाई देने पर बन रहा था। अगर ऐसा होता है
तो AC की इसी वैल्यू को आप बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि वो DC वाले वैल्यू का इक्विवेलेंट है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, छोटा सा, है ना। और इसी का कैलकुलेट करने का तरीका कहलाता है RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। अब हर बार एक रजिस्टर लेके चेक तो नहीं कर सकते ना हम लोग कि उसके बराबर हीट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि कब तक चेक करेंगे। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, वही तरीका है RMS कैलकुलेशन। ठीक है, तो RMS का कैलकुलेशन होता है, और इसका फाइनल एक्सप्रेशन मैं बता देता हूँ कि IRMS इज इक्वल्स टू IM डिवाइडेड बाई √2। ये इसका एक्सप्रेशन निकल करके आता है। ठीक, आप रूट निकालेंगे, मीन निकालेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे, AC का, तो इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, बट फिलहाल उसकी नीड नहीं है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि IRMS इज 0.707 टाइम्स ऑफ IM। ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ साइनोसॉइडल वेव के लिए, और अलग अलग टाइप की वेव होती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सॉ टूथ हो सकती है, हाफ वेव रेक्टिफाइड हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, और उन सब के लिए RMS की वैल्यू बदलती रहेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम का √2 से डिवीजन ही हो, √3 से भी डिवीजन होता है ट्रायंगुलर वगैरह के केस में। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो फिलहाल साइनोसॉइडल के लिए देखिए, और इसके क्वेश्चंस बनाते हैं अभी। चलिए, तो इतना पॉइंट अभी यहाँ पर रोकते हैं, और आपको जरा इसके क्वेश्चंस पर लेके चलते हैं। अगले 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 10 पाई देन इट्स एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज हाउ मच। क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको पूछा है एवरेज वैल्यू, लेकिन कंप्लीट साइकिल का। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कंप्लीट साइकिल का अगर एवरेज निकालने जाएंगे तो ओवरऑल एवरेज जीरो आ जाएगा वहां पर, तो कोई मतलब ही नहीं है कैलकुलेशन का, फिर इस वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं है, आंसर तो जीरो आना है सीधे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके का ट्रिकी पार्ट दिया रहता है, कैलकुलेट नहीं करने बैठिएगा इसको। ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ था RMS वैल्यू ऑफ अ वोल्टेज इज UT इज इक्वल टू 3 + 4 cos 3t वोल्ट्स इज। RMS वैल्यू आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के कंसेप्ट से आप समझिएगा, एक डेटा आपको जो दिया हुआ है दिस इज ऑलरेडी इन द RMS फॉर्म, DC फॉर्म या RMS फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं, इसको कन्वर्ट मत करिएगा, ये ऑलरेडी RMS में ही है। ये डेटा जो है इसको आपको ध्यान देना है बस। ये किसके जैसा दिख रहा है, ये UT है ना, चलो इसको ऐसा लिख लो आप, UM, दिस इज UM cos ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको टोटल का RMS निकालना है, आपको URMS की वैल्यू चाहिए, सो दिस शुड बी, अब दोनों को फेजर फॉर्म में आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकलेगा इसका RMS। तो URMS विल बी इक्वल टू √9 प्लस 2 बन जाएगा, 4 4 16/2, दैट इज इक्वल्स टू 8, एंड URMS इज इक्वल्स टू √17। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। दिया है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए पर गिवन था, बन गया हम लोगों से एकदम मस्त तरीके से। तो ध्यान से देख करके सॉल्व करिए, अगर गलती से किसी ने 3/√2 कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, मतलब सोल्यूशन गलत हो जाएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं देख लूँ सिस्टम सही चल रहा है ना, ऑडियो वगैरह तो प्रॉपर आ रहा है ना मेरा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस सवाल में लिखा हुआ था RMS वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इन अ वायर विच कैरीज अ DC करंट ऑफ 20 एम्पियर। देखिए अभी जो केस लिए थे वैसे ही DC का केस आपको दे दिया यहाँ पे, एंड द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर इज। क्या पूछा आपको, RMS पूछा। ठीक है, एक तरफ आपको DC कितने का दे दिया, 20 एम्पियर का, और दूसरी तरफ क्या बोला, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन पीक वैल्यू दिया आपको। ठीक है, पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दिया, IM की वैल्यू कितना दिया, ये भी 20 एम्पियर दिया। तो बोलिए अब टोटल IRMS कितना होगा इनका, इनका IRMS टोटल कितना निकलेगा, √20 का स्क्वायर प्लस 20/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √400 प्लस 200। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, 2 2 4 0 0, हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 200 बचा आपके पास, मतलब √600
आपके पास वैल्यू आनी चाहिए किसकी, IRMS की। तो √600 के आसपास अगर आपके पास वैल्यू आ गई तो 25 × 25 होता है 625। उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 25 से थोड़ी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। 25 से जस्ट छोटी वैल्यू जो है वो 24 है। अप्रोक्सीमेशन से मैं आंसर कर रहा हूँ इसका 24.5, 24.5, क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास ही दिया हुआ है। मैं कैलकुलेट करके नहीं देख रहा हूँ, बट मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये 25 से जस्ट स्लाइटली छोटी वैल्यू देगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, इतना तो याद है हम लोगों को। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला सवाल लिखा हुआ है, फॉर अ जीरो मीन वेव इफ द RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट। जीरो मीन वेव है, RMS की वैल्यू 100 वोल्ट्स की है। तो व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, नोट दैट यू हैव टू टेक द वेव एज साइन या कोसाइन। साइन वेव या कोसाइन वेव ही मान के बनाइएगा। देखिए पीक टू पीक वैल्यू की जब बात करें तो एक चीज़ हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ केवल पीक नहीं बोल रहा है, RMS वैल्यू दे दिया। देखिए RMS आपको क्या दिया वोल्टेज का, VRMS आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट्स का। ठीक है, VRMS कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट्स का दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अब मान लीजिए आप VM निकालने चले जाएं तो आप लिख देंगे 100 × √2, है ना, और 141.14 समथिंग आप लेकर के आएंगे। ठीक, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पीक टू पीक पूछा है, आपको पीक टू पीक वैल्यू की बात करके बोला है। पीक टू पीक क्या होता है पता है? ये देखिए पीक टू पीक वैल्यू ऐसे दिखाते हैं हम लोग, मतलब इसके इस मैक्सिमम वैल्यू से इसके नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू के बीच का अंतर। तो आप जो पीक निकालते हैं √2 से मल्टीप्लाई करके, वो तो सिर्फ एक पीक बताता है, हमको दूसरा वाला पीक जो है वो भी चाहिए होता है, पूरा एंड टू एंड टोटल। मतलब सिंपल सी बात है कि V पीक टू पीक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V पीक। इसको समझ लीजिएगा कि आप पहले मैक्सिमम निकाल लीजिए और मैक्सिमम का 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपको पीक टू पीक मिल जाएगा। तो पहले देखिए V पीक कैसे निकल सकता है यहाँ से, V मैक्सिमम कैसे निकलेगा, 100 × √2 करके, इसका फिर से 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 100 × √2 कर दीजिए और इसका फिर से √2 कर दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिए 100 × √2 करेंगे तो कितना आएगा, √2 यानी कि 1.414 ना, तो 141.4 के आसपास। ठीक, और इसी का 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 282.8। हाँ तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में मैं 280 को टिक करूँगा, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से 280 को मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर है। तो गलती से अगर आप 141.4 देख के 140 को टिक कर देते तो बात गलत हो जाती है यहाँ पे। ये 282.8 देगा आपको जब पीक टू पीक पूछेगा। तो क्लियर है, बना लेंगे ये क्वेश्चन। चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन। आप चूंकि आज लाइव नहीं है इसलिए एक क्वेश्चन तो बनता है आपको होमवर्क देना। चलिए ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन, 16वां सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, टेक इट एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा अगले सेशन पे, नहीं तो इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ अ 2 VRMS साइन वेव। देखिएगा पहले से ही आपको 2 VRMS साइन वेव दे रखा है। ठीक, अभी जस्ट बनाए, कंसेप्ट आप सेम यूज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन हो सकता है लाइव सेशन हो जाएगा कल का सेशन, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। 16 दिसंबर को बेसिक इलेक्ट्रिकल का CTQ कंप्लीट करेंगे हम लोग, तब जाके अगले अगले सब्जेक्ट पर हम लोग जा पाएंगे। ठीक है, 18 दिसंबर से न्यू सब्जेक्ट शुरू होगा आपके लिए इसी CTQ पैटर्न के अंदर। तो मस्त से पढ़ते रहिए और बैक टू बैक सेशन आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे। मीनवाइल जो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में कि सुबह के समय या दिन के समय एक और पैरेलल सेशन SSC के लिए, सभी बच्चों के लिए जो फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं, वो YouTube पर न्यू सेशन शुरू होगा जिसमें हम थ्योरेटिकली सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, एज अ क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में ही सही, बट पढ़ेंगे और लाइव पढ़ेंगे अच्छे से। तो वो सेशन भी आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है जल्दी ही, तो मज़ा आएगा। अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि कितने समय वो क्लास होगी और डिटेल फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे उसमें। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ, मिलता है आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन लाइव और सेम टाइमिंग जो है आप जानते ही हैं, शाम के 6 बजे। आज की टाइमिंग जब जब रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, जो टाइमिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास की टाइमिंग जो है वो रहेगी 7:30 PM, लाइव क्लास की टाइमिंग शाम 6 बजे। तो सेशन को एंड अप करता हूँ, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।